आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्त हो चला है जब खबरों को समझने का, तो सबसे पहले बिहार की सियासत को समझते हैं जिसका सेंसेक्स चढ़ता जा रहा है। 1.5 साल पहले ही फिजा चुनाव हो चुकी है और 2024 की जंग के लिए 2022 में घमासान छिड़ चुका है। 2024 की जंग के लिए बीजेपी के सेनापति तैयार। दिल्ली की कुर्सी पर नीतीश की नजर। मोदी का कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पता चलेगा प्रधानमंत्री जी आज रात को नाम चेंज कर रहे हैं, वो तो पता ही चलेगा समय पर। विपक्षी लामबंदी पर सबकी नजर। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। 2024 के दंगल के लिए ममता का बड़ा प्लान। सबुरा बुझते पारबेन খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। भारत जोड़ो के बहाने वोट यात्रा पर कांग्रेस। पच्चीस सितंबर को विपक्ष का महाजुटान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव सहित कई जो बड़े चेहरे हैं वो उस मंच पर रहेंगे। 2024 के लिए 2022 में ही घमासान। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी राजनीतिक विरोधी अभी से ही कसमसाने लगे, जिनमें सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का, जिन्होंने विपक्षी लामबंदी के लिए पिछले दिनों 10 नेताओं से मुलाकात की। और इसी बीच ममता बनर्जी ने 2024 में खेला की बात कहकर राजनीतिक हवा को गर्म कर दिया। रिस्पॉन्स मिला, क्या रिश्ते निभेंगे? আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। क्या 2024 में खेला हो पाएगा? मोदी का कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पता चलेगा प्रधानमंत्री जी आज रात को नाम चेंज कर रहे हैं। वो तो पता ही चलेगा समय पर। ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं। दौरे से गदगद नीतीश कुमार कहते हैं कि दिल्ली का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन नीतीश के दिल के कोने में अभी भी एक अगर मगर है जरूर। सुनिए। हमको तो लग रहा है कि जो जितने लोगों से बातचीत हो रही है, सब लोग अगर इसी बात पर अधिकांश लोग एकजुट हो गए तो अपने देश के हित में होगा 2024 पक्का जानिए। नीतीश, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार समेत 10 विपक्षी दल के नेताओं से मिल चुके हैं। दिल्ली के बाद बंगाल और उड़ीसा का भी रुख करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने 2024 के लिए बड़ा संकेत दे दिया है। শান্তিপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত ইলেকশন করব, করে 2024 এমন খেলা খেলবো। বিজেপি বাবুরা বুঝতে পারবেন খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে। তো রাজীব গান্ধীর সময় 400 ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। আর এদের 300-র কাছাকাছি আছে। তো এই যে আমি 5টা রাজ্যের কথা বললাম, এখানে 100টা ঘ্যাচাংফু। এটা কোত্থেকে সরকার? ममता बनर्जी ने भले ही नीतीश कुमार, अखिलेश, हेमंत, तेजस्वी जैसे नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात कही हो, लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का कोई जिक्र नहीं किया। मतलब साफ है कि मिशन में अभी भी घोर कंफ्यूजन है। ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है। राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? क्या राहुल गांधी को ममता बनर्जी स्वीकार करेंगी? क्या केसीआर स्वीकार करेंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे है? पंजाब में किससे है? कांग्रेस के साथ। सीपीएम का मुकाबला, लेफ्ट का मुकाबला केरल में किससे है? कांग्रेस के साथ है। टीएमसी जो है वो किससे लड़ रही है? तो इसलिए लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बंगाल में भी बीजेपी 18 सीटें जीत गई। जाहिर है ये पहली बार नहीं है जब नीतीश महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में भी नीतीश कोशिश कर चुके हैं,
अब देखना है कि 2024 की बिसात पर कौन बीस पड़ता है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट। আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। अब आप ममता बनर्जी के बयान के मायने को समझिए। ममता बनर्जी ने विपक्ष के साथ आने की बात कही। नीतीश, तेजस्वी, हेमंत का नाम ममता ने साफ तौर पर लिया, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का नाम नहीं लिया। ऐसा ममता ने क्यों किया, इसे भी समझिए। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की कांग्रेस और लेफ्ट से लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ममता ने कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन नहीं किया था। कई क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परहेज है। नीतीश कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पेच यह है कि कई क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परहेज है। दिल्ली में आप का सीधे कांग्रेस से फाइट है, तेलंगाना में टीआरएस की कांग्रेस से लड़ाई है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल का मुकाबला कांग्रेस से है और ये तीनों दल कांग्रेस के साथ आएंगे ऐसी संभावना कम है। फिर सवाल ये उठता है कि सियासी खेल के सेंटर में कौन होगा। नीतीश अपने मिशन 2024 के लिए सभी विपक्षी दलों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नीतीश कुमार को उम्मीद है कि उनकी इस मुहिम में विपक्ष के कम से कम 11 दल शामिल होंगे। जिन साथियों को नीतीश साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश, हेमंत सोरेन, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल और एम.के. स्टालिन शामिल हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भले ही नीतीश को उम्मीद है कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा, लेकिन विपक्षी एकजुटता में कई चुनौतियां हैं। मसलन विपक्षी खेमे में कई चेहरे दावेदार हैं। कांग्रेस के साथ मोर्चा पर इन सभी दलों की अलग अलग राय है। खबर समझिए कि बीजेपी के सामने विपक्ष की राह कैसे आसान नहीं है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाली थी, उस वक्त देश के सिर्फ 7 राज्यों में ही बीजेपी और सहयोगियों की सरकार थी। आज केंद्र की सरकार के अलावा 18 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है। 2014 के बाद से क्षेत्रीय दल भी कुछ खास करने में नाकाम रहे। समाजवादी की जो सरकार है उनकी तरफ से भी जो एक दूसरे में जो एक लड़ाई अंदरूनी चल रही है, उस प्लेटफॉर्म पर आने में इन्हें काफी दिक्कत होगी। बीजेपी में बड़े बदलाव की सबसे पहले अगर बात करें तो बीजेपी में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी बदल दिए गए। बिहार और झारखंड के भी प्रभारी बदल दिए गए। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के नए प्रभारी बनाए गए, तो यूपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मिशन मोड में आ गई है। कई राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी ने 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी बदल दिए हैं। बदलाव बिहार और झारखंड में भी हुआ है। महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर लीडर विनोद तावड़े को बिहार बीजेपी का नया प्रभारी बनाया गया है। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है, जबकि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े की बात करें तो विनोद तावड़े महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं विनोद तावड़े। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 2021 में विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, जो अब तक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे। किया जाए, विनोद तावड़े की खासियत यही है कि बिहार में किसी भी अगर देखा जाए तो पहले से किसी नेता के करीब नहीं है। एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं जिन्हें कहा जा सकता है। इसलिए बीजेपी किसी गुट के व्यक्ति को नहीं भेजी है, ऐसे व्यक्ति को भेज रही है वहां पर जो कि बिल्कुल बिहार के लिहाज से नया हो। नया व्यक्ति होगा तो हर ग्रुप को, हर लोगों को, हर नेताओं को एक साथ जोड़कर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब जरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बारे में भी जान लीजिए। इन्हें झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। मेरठ के विधायक भी रह चुके हैं और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर इनकी पहचान रही है।
झारखंड में बीजेपी अपने दम पर वहां फिर से पुरानी सफलता को दोहराने की कोशिश करेगी। इसके मद्देनजर बीजेपी ने ये नई नियुक्ति की है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वहां की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार झारखंड के 4 नेताओं को भी 2024 के पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं, तो नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बनाया गया है। ऋतुराज सिन्हा नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि झारखंड की बीजेपी की नेता और रांची के मेयर आशा लकड़ा को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है, जो मंगल पांडे के साथ काम करेंगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर तो समझिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी का संगठन बेहद मजबूत है। बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है। 1.5 साल पहले बीजेपी ने नई टीम तैयार कर ली है चुनावों से पहले, और कई राज्यों के प्रभारी और सहप्रभारी बदल दिए गए। इस बदलाव में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व सीएम और मंत्रियों के अनुभव का लाभ मिलेगा। विप्लव देव को हरियाणा, विजय रूपाणी को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई, जबकि संबित पात्रा को उत्तर पूर्व का जिम्मा दिया गया। पश्चिम बंगाल के प्रभारी पद पर बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को नियुक्त किया गया है, जबकि अमित मालवीय और आशा लकड़ा को सह प्रभारी बनाया गया। आरा में डिप्टी सीएम तेजस्वी को उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो मीटिंग के लिए पहुंचे थे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध क्यों किया, उसके बाद तेजस्वी ने क्या कहा, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। हाथों में तख्तियां और जुबान पर सरकार के खिलाफ आक्रोश। ये है शिक्षक अभ्यर्थी जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आने की खबर सुनते ही सर्किट हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, उनसे अपनी बातें रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। लिहाजा गुस्साए अभ्यर्थियों ने तेजस्वी के बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी अभ्यर्थियों से मिले बिना ही समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। नहीं मिल कहाँ रहे हैं, हम लोग को जबरदस्ती रोड पर खड़ा होकर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि एक बार कहें पहल तो करें कम से कम। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने एक बार फिर लाखों के रोजगार के दावे को दोहराया। सभी लोगों में खाली पदे हैं, उसको भरने का फैसला हो चुका है। सारी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। सर पहला अनाउंसमेंट कब करेंगे सर? कुछ महीने जी, कुछ महीने में लाखों की संख्या में जो है रोजगार देगा सर। नीतीश दरअसल महागठबंधन की सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। नीतीश कुमार भी 20 लाख नौकरी की बात कह चुके हैं। नौकरी पर सरकारी दावे पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तीखा प्रहार किया है। पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे, वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। एक मिनट सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया। पीके का सवाल लाजमी है, क्योंकि एक साल में 10 लाख नौकरी का वादा है, जिसमें नई सरकार का 1 महीना गुजर चुका है। आरा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु मिश्रा और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया, जिस पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार किया। तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि बिहार सरकार तो केंद्र की तरफ से भेजे गए पैसे भी खर्च नहीं कर पाती। केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, ये कहना है बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का। विजय चौधरी ने आरोप लगाया कि साल 2021-22 के दौरान समग्र शिक्षा अभियान में 14,000 करोड़ से अधिक खर्च हुआ। इसमें केंद्र सरकार को 8,500 करोड़ रुपए देना था, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 3,550 करोड़ रुपए दिए। बाकी के पैसे राज्य सरकार को अपने संसाधन से जुटाने पड़े। 2022-23 की तो अभी तक जितना 3777 करोड़ रुपए जो समग्र शिक्षा योजना के तहत
मतलब इस साल अप्रैल से लेके अभी हम लोग सितंबर में बात कर रहे हैं, जो हमारे शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है ये सारा पैसा राज्य सरकार का लगा, एक पैसा भी केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश वाले आरोप पर बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हर घर नल का जल जैसी कई योजनाएं हैं जिनके लिए केंद्र से भेजे गए पैसे राज्य सरकार खर्च तक नहीं कर पाई। वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का यह आरोप सरासर निराधार है। मैं भी वित्त मंत्री रहा हूँ, ठीक है, 15 दिन 1 महीने का विलंब हो सकता है, लेकिन राशि नियमित तौर पर भारत सरकार भेजती रही है। एनडीए से अलग होने के बाद से जेडीयू नेताओं के निशाने पर है केंद्र सरकार, लेकिन कुछ ही दिनों पहले की बात है जब पीएम पटना आए हुए थे और बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मिल रही मदद की जमकर तारीफ की थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। टाटा स्टील के 24,000 कर्मचारी इस बार दोगुने जोश से दुर्गा पूजा मनाएंगे क्योंकि उन्हें 20% बोनस की रकम के साथ 20,000 गुडविल अमाउंट की सौगात मिलने जा रही है। ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं और टाटा स्टील के कर्मचारी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। कहीं हवा में गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं लड्डू बट रहे हैं। दुर्गा पूजा पर बम्पर बोनस की सौगात मिलने की खुशी में टाटा स्टील के कर्मचारी कुछ इस अंदाज में जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। यह बोनस बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है, सारे कर्मचारियों में उत्साह है और हम लोग आशा करते हैं इसी तरह यूनियन हमारे कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते रहे और नई ऊंचाइयों पर ले जाए। टाटा स्टील ने इस साल अपने कर्मचारियों पर बोनस की बरसात कर दी है, जिसे नाम दिया गया है 2020, यानी 20% बोनस के साथ 20,000 रुपए का गुडविल अमाउंट। बोनस की न्यूनतम रकम है 41,448 रुपए और अधिकतम बोनस है 4,58,441 रुपए, जबकि एवरेज बोनस है 1,54,457 रुपए। टाटा स्टील के 24,000 कर्मचारियों के बीच बोनस के रूप में 317 करोड़ 51 लाख रुपए और गुडविल अमाउंट के रूप में 48 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। ये रकम 15 सितंबर से कर्मचारियों के बैंक खाते में आने लगेगी, जिसकी खुशी ये कर्मचारी अभी से मना रहे हैं। पहला तो है कि 20% जो लिए वो भी एक ऐतिहासिक है कि ये सेकंड या थर्ड टाइम टाटा वर्कर्स यूनियन में हो रहा, और यूनिक इसलिए कि गुडविल अमाउंट 20,000 प्रति कर्मचारी सबको मिलेगा। बहुत दिन के बाद ये हम लोग 20% लिए हैं और 20% लेने के बाद उसके ऊपर से हम लोग फ्लैट हर एक एम्प्लॉय के लिए 20,000 रुपए लिए हैं, तो ये ऐतिहासिक, इसीलिए इसको हम लोग ऐतिहासिक बोनस बोल रहे हैं। टाटा स्टील के कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक हाथ में बोनस की रकम तो दूसरे हाथ में गुडविल अमाउंट लेकर टाटा स्टील के ये मेहनतकश कर्मचारी इस बार दिल खोलकर दुर्गा पूजा मनाएंगे तो लौहनगरी में खुशियों की बहार आ जाएगी। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।